वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम करेंगे बच्चों 10th क्लास का हिस्ट्री का सैम्पल पेपर सॉल्व जो 2025 और 26 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ किया है, और साथ ही समझेंगे हम कि एग्ज़ाम पैटर्न हमारा कैसा आएगा। सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और किस तरह से हमें अपनी आंसर पुस्तिका में, अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके बच्चों और 4 नंबर तक जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, और हर एक क्वेश्चन बच्चों एक एक नंबर कैरी करता है। तो इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन के अनुसार, और आपको किसी एक को जो आपके अनुसार सही हो उसको अपने आंसर शीट में लिखना है। 1 से 4 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और एक एक नंबर के होते हैं। इनको बहुत ध्यान से पढ़ के आपको आंसर देना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है बच्चों वो 2 नंबर कैरी करता है, यानी इसका जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको 2 पॉइंट में लिखना होगा, और अगर आप पॉइंट नहीं बनाते हैं, सिर्फ पैराग्राफ में लिखते हैं, तो कम से कम 40 शब्दों में इसका उत्तर दें। ये सिर्फ 2 नंबर का होता है तो इसमें 2 ही पॉइंट आएंगे, और अगर आप वर्ड्स में लिखते हैं तो आपको 40 शब्द कम से कम लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, ये 3 नंबर कैरी करता है। इसमें कम से कम आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि क और ख है, 5वें क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, ख और क, इसमें से आपको एक करना होता है। या तो आप क को अटेम्प्ट करें या तो आप ख को अटेम्प्ट करें, कोई एक क्वेश्चन लेना है आपको और उसका उत्तर लिखना है कम से कम 3 पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 7 होता है बच्चों हमारा 5 नंबर का। ये आपको लॉन्ग आंसर इसका लिखना होगा, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसका जो आंसर है इस तरह से आप इसको पॉइंट में लिख दें। इससे क्या होता है, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, और चेक करने वाला जो चेकर होता है उसको भी आंसर रीड करने में बहुत आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 8 आएगा बच्चों वो आएगा एक केस आधारित प्रश्न, और एक अनुच्छेद आपको दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ, जिसको बहुत अच्छे से पढ़ के आपको नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखना होता है। तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं बच्चों, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आपको क्या करना है कि पहले पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, अपने क्वेश्चन को रीड करना है कि क्या पूछा गया है। 1 से 2 बार आप अपने क्वेश्चन को रीड करें और उसके बाद आप अपने पैराग्राफ को रीड करें, और ज़्यादातर कोशिश ये करें कि जो भी आंसर हो उसको साथ के साथ जब आप पढ़ते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि जब आप आंसर राइट करें तो आपको आसानी हो जाए। तो चलिए अब अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं हम। कुछ इस तरह से ही आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले हम इसको अच्छे से रीड करेंगे और फिर हम अपना ऑप्शन टिक करेंगे। तो पहला जो कॉलम है उसमें दे रखा है बच्चों फ्रेडरिक सरयू, फिर है ख स्वतंत्रता की प्रतिमा, ग है सरयू का कल्पनादर्श, और घ है स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने की ज़मीन। तो हम सब ने पढ़ रखा है कि फ्रेडरिक सरयू जो थे वो फ्रांसीसी कलाकार थे। फ्रेडरिक सरयू एक फ्रांसीसी कलाकार थे। फिर ख है हमारा कि स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्वतंत्रता की जो प्रतिमा थी उसके हाथ में थी बच्चों ज्ञानोदय की मशाल। फिर सरयू का जो कल्पनादर्श था वो कैसा था बच्चों, वो क्या सोचता था, वो एक ऐसा समाज चाहता था बच्चों जो लोकतांत्रिक हो, सभी को स्वतंत्रता हो अपने अधिकारों की, सामाजिक न्याय हो, यानी कि सभी समान हो। वो ऐसे समाज की कल्पना कर रहा था। तो ये है 3, स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने की ज़मीन। जब हम उस चित्र को देखते हैं तो हमने देखा था कि उसकी सामने की ज़मीन पर जो निरंकुश संस्थान थे, जो राजा महाराजा चर्च वगैरह होते थे, तो उनके टूटे हुए अवशेष गिरे हुए थे। तो ये हमारा जाएगा नंबर 2 के साथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित नेता को पहचान कर उनका सही नाम लिखिए। तो आप इस पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपने ऑप्शंस को देखिए। तो पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है राजा राम मोहन रॉय। तो आप सभी ने अगर इनकी पिक्चर देखी होगी तो आप इसको पहचान जाएंगे। तो ये जो आंसर है ये है बच्चों ख, बाल गंगाधर तिलक ये हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई थी।
तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 19वीं सदी में यूरोप के जो हजारों लोग थे वो किस एक कारण से भागकर अमेरिका चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यापक गरीबी और घातक बीमारियों के कारण। दूसरा है बार बार अकाल आ रहे थे, खराब जीवन परिस्थितियां थी उनके कारण। तीसरा है लगातार युद्ध जो हो रहे थे यूरोप के कारण, राजनीतिक अस्थिरता वहां पे थी उसके कारण। या फिर ग है कठोर जलवायु और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर है बच्चों क, व्यापक गरीबी और घातक बीमारियों के कारण यूरोप के बहुत सारे लोग भागकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा क। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। लुई सेबेस्टियन मर्सिये ने कहा कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। इस वाक्य में किन्हें निरंकुशवादी कहा गया है? तो यूरोप में जो निरंकुशवादी थे बच्चों वो थे शासक, और दूसरे जो थे वो थे चर्च। लुईस सेबेस्टियन मर्सिये एक लेखक हैं बच्चों, और वो अपनी कलम के जोर पर, अपने ज्ञान के जोर पर, अपनी पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर इन सभी को चेतावनी देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। समाज को बदलने में लगा शिक्षक वर्ग, क्या वो इसको बोल रहे हैं? या फिर ख निरंकुश संस्थान जैसे चर्च और राजशाही, या फिर नई पुस्तकों के लेखकों को बोल रहे हैं, या फिर वो मुद्रण प्रेस को बोल रहे हैं। मुद्रण प्रेस होती है बच्चों जहाँ पे किताबों की छपाई होती है, तो उसको मुद्रण प्रेस बोला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ख बच्चों, ये इसका सही आंसर है। वो निरंकुश संस्थानों जैसे कि चर्च और राजशाही, जो राजा महाराजा होते थे, उनको बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सिल्क रूट पूर्व आधुनिक काल के जीवंत व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा उदाहरण था, जो दुनिया के दूर दूर के हिस्सों को जोड़ता था। इस कथन को किसी भी 2 उदाहरणों के साथ समझाइए। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं सिल्क रूट से जुड़े हुए, तो आपको इसका आंसर पॉइंट में लिखना होगा। छोटी सी आप हेडिंग लिख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे लिखी गई है, और फिर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे जो मेन कारण है बच्चों कि ये जो सिल्क रूट था ये कोई एक रास्ता नहीं था, बल्कि ये रास्तों की बहुत बड़ी श्रृंखला थी, जो चीन से जुड़ी हुई थी, भारत से जुड़ी हुई थी, जो पूरे मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से और दक्षिण एशिया से जुड़ी हुई थी। और इनसे जुड़ते जुड़ते ये दक्षिण अफ्रीका और यूरोप तक पहुंची हुई थी। तो इन रास्तों से पुराने समय में बहुत व्यापार चलता था, खासकर जो व्यापार होता था जिसके कारण इसका नाम भी पड़ा सिल्क रूट, वो सिल्क के कारण पड़ा। चीन से सिल्क यूरोप और दूसरे महाद्वीप या दूसरे देशों तक जाता था, इसीलिए इसको सिल्क रूट कहा जाता है। तो सबसे पहला जो यहाँ का मेन टॉपिक होगा बच्चों वो है व्यापार का उदाहरण आप दें। व्यापार का उदाहरण, सिल्क रूट के माध्यम से चीन से रेशम यूरोप तक पहुंचता था, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया तक भी जाता था। और जबकि यूरोप से जो सोना चांदी है और कुछ अन्य जो वस्तुएं हैं वो एशिया लाई जाती थी इसी रास्ते से। दूसरा इसका है बच्चों सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसी मार्ग से जो चीनी यात्री थे वो भारत आए थे, और इसी मार्ग से बच्चों जो बौद्ध धर्म का प्रसार चीन में हुआ भारत से, वो इसी रास्ते से गया था। पहले वो चीन पहुंचा बौद्ध धर्म, और फिर पूर्वी एशिया पहुंचा। तो ये जो रास्ता था ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता था। इसने समाज का वैश्वीकरण करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। पूरी दुनिया को इस रास्ते ने जोड़ा है। इसका एक और ख भाग है बच्चों। आपको 2 भाग दे रखे हैं क्वेश्चन के, क और ख। आपको जो आता हो आप उसको लिखें। ख भाग भी मैं आपको कराती हूँ। कभी कभी नई फसलें मृत्यु के बीच फर्क कर सकती हैं, इस कथन को समझाइए। यूरोप में बहुत बड़ा अकाल आ गया था बच्चों, और जब खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी हो गई थी, तो उस समय आलू और मक्का नई फसलें वहाँ पे आई थी, जिन्होंने जो गरीब मजदूर वर्ग था, श्रमिक जो वर्ग था, उसकी ऊर्जा का पूरा स्रोत बना आलू और मक्का, और बहुत सारे लोगों की जान इसने बचाई। क्योंकि आलू और जो मक्का होता है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिससे गरीब लोगों का ये आहार बना।
तो कभी कभी नई फसलें जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क कर सकती हैं, क्योंकि आलू और मक्का जैसी नई फसलों ने भोजन की उपलब्धता बढ़ा दी। ठीक है बच्चों, और इन फसलों ने अकाल और खाद्य संकट के समय लोगों का ये सहारा बने। बहुत सारे लोगों की जान बच पाई इन दो फसलों के कारण। ये सस्ती भी थी और पूरी ऊर्जा से भरी हुई भी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों हमारा। ये 3 नंबर होगा आपका, 3 नंबर कैरी करेगा। भारत में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपयुक्त उदाहरण दे और इस कथन की पुष्टि करें। तो जो राष्ट्रवाद की भावना है भारत के अंदर, वो किस तरह से विकसित होती है, उसमें जो हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से ऐसी क्या चीज़ें जुड़ी हुई थी कि उसने राष्ट्रवाद की भावना को भारतीयों के अंदर विकसित किया। तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों, हमारे जो लोकगीत होते थे, लोक कथाएं होती थी, उनके कारण भी लोग आपस में जुड़े। उनके अंदर एक इतिहास होने की, हम सभी का इतिहास एक है, साझा इतिहास है हमारा, और एकता की भावना को पैदा किया था। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, वो राष्ट्रवादी साहित्य है। राष्ट्रवादी साहित्य वो साहित्य होता है बच्चों जिसमें ऐसी बहुत सारी कविताएं, कहानियां, उपन्यास होती हैं जिसमें राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाती है हमें। वो होता है राष्ट्रवादी साहित्य। चाहे वो कविताएं हों, कहानियां हों, उपन्यास हों, उनसे पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है अपने देश के लिए समर्पित होने की, अपने राष्ट्र प्रेम की। तीसरा पॉइंट है बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक। ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक भी हुए जिन्हें देखकर भी लोगों के अंदर एकता की भावना आई, प्रेम की भावना आई, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना आई। तो वो था सबसे पहले हमारे भारत माता की जो छवि दिखाई जाती थी। फिर है हमारा तिरंगा, जिसको देख के लोगों में भावनात्मक रूप से लोग आपस में जुड़ जाते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है बच्चों जो हमारी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई है लोगों को एक साथ लाने में। इसका ख भाग देख लेते हैं बच्चों। नमक मार्च। नमक मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी साधन बन गया था। उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। 10th क्लास में जब एग्जाम बोर्ड होता है ना बच्चों, तो उसमें डायरेक्ट प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते, जो आपके चैप्टर के बैक में दिए जाते हैं उस तरह से नहीं पूछे जाते, बहुत घुमा के आपसे पूछा जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर अपना उत्तर लिखना है। तो नमक मार्च हमारा है दांडी मार्च। इसने किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ, उपनिवेश के वाद के खिलाफ किस तरह से लोगों को एक साथ लाया, कैसे पूरा जनमत इकट्ठा हुआ और इसको एक आंदोलन के रूप में बदल दिया। तो नमक मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक बहुत प्रभावी साधन था बच्चों, क्योंकि इसने पहली बार हमारे देश में उस समय होता था क्या बच्चों कि जो नमक था, जो सभी अमीर गरीब सभी की बेसिक ज़रूरत था, इस पर भी अंग्रेज़ों ने कर लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था, और इसे कोई भी हिंदुस्तानी नहीं बना सकता था। नमक केवल अंग्रेज बनाते थे और उसको टैक्स लगाकर बेचते थे। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने एक मार्च किया जिसको दांडी मार्च कहा जाता है, और ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। तो इस कानून को तोड़ना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने इस कानून को तोड़ा, क्योंकि इस कानून से, इस कर से सभी भारतीय बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, परेशान थे, और इसका सीधा असर सभी के भोजन पर, खाने पीने की चीज़ों पर पड़ रहा था। तो सबसे पहले है बच्चों, नमक कानून एक अन्यायपूर्ण कर था जो गरीबों को सीधे प्रभावित करता था, क्योंकि नमक जो होता है बच्चों वो सभी की बेसिक ज़रूरत होता है। दूसरा है बच्चों, दांडी मार्च ने सामान्य जनता को आंदोलन से जोड़ा। ये पहला आंदोलन था उस समय भारत का जिसमें बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया था, और सबसे विशेष बात इसकी ये है कि इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी अहमदाबाद साबरमती के आश्रम से, वो दांडी तक गए थे, जब उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी तो वो और उनके साथ उनके 78 अनुयायी थे। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि जब अंग्रेजों ने इस आंदोलन को भंग करने की कोशिश की तो उन्होंने लगभग 60,000 लोगों को जेल में डालना पड़ा था। तो इतना बड़ा व्यापक आंदोलन ये उस समय का था। इस आंदोलन ने अहिंसक विरोध किया था बच्चों, बिल्कुल अहिंसक थे, कोई इन्होंने विरोध नहीं किया था। अंग्रेजों ने इन पर लाठीचार्ज किए थे, बहुत सारे लोगों को, लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाला गया था, जिसमें महिलाएं भी साथ में थी।
तो ये एक ऐसा जन आंदोलन था, भारत का पहला जन आंदोलन इसको कहा जा सकता है, कि जिसमें इतनी जन भागीदारी हुई थी, लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था कि अंग्रेजों को भी इससे घबराहट हो गई थी। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। ये जो है ये 5 नंबर कैरी करेगा बच्चों, और इसका आंसर आपको 5 पॉइंट में लिखना होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन किसी आकस्मिक उथल पुथल अथवा क्रांति का परिणाम नहीं थी, अपितु ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। उपयुक्त तर्क देकर इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो ब्रिटेन जो है बच्चों वो कोई एक राष्ट्र नहीं था, ब्रिटेन बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। इसमें एक राज्य था इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। तो ये बहुत सारे राज्य थे और इनकी अपनी अपनी संस्कृति थी, अपना अपना इनका कल्चर था, अलग अलग ये भाषाएं बोलते थे, कोई इंग्लिश बोलता था, कोई आयरिश बोलता था, तो ये अलग अलग राज्य थे। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, जिसका वज्रसव इन सब पर चलता था, वो था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने धीरे धीरे वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा पॉइंट है बच्चों वेल्स का विलय। फिर 16वीं शताब्दी में वेल्स को इंग्लैंड में शामिल कर लिया गया और वहाँ पर अंग्रेजी कानून लागू किए गए, अंग्रेजी भाषा को वहाँ पर थोपा गया और इसको अपने अंदर मिला लिया। तीसरा पॉइंट है बच्चों स्कॉटलैंड के साथ संघ। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक संधि होती है जिसको एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है और इसने यूनाइटेड किंगडम की स्थापना की थी, जिसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। ये 1707 में हुई थी बच्चों। फिर चौथा पॉइंट है हमारा आयरलैंड पर प्रभुत्व। आयरलैंड के अंदर बच्चों आयरिश भाषा बोली जाती थी और इनकी अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था और ये कैथोलिक धर्म को मानते थे। इनको भी बलपूर्वक, आयरलैंड को भी बलपूर्वक इंग्लैंड ने ब्रिटेन में शामिल कर लिया। फिर सांस्कृतिक दमन, अंग्रेजी भाषा और संस्कृति को इन सभी देशों पर थोपा गया, इन राज्यों पर थोपा गया और इंग्लैंड इन सभी का मास्टर बन बैठा और इंग्लिश जो कल्चर था वो इन सब पर थोप दिया गया। इन सभी राज्यों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर ना तो कोई क्रांति हुई, ना उथल पुथल हुई, सिर्फ पावर के दम पर इनको एक साथ मिला लिया गया और ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं बच्चों कि 1815 में तैयार की गई वियना संधि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए यूरोप में आए अधिकांश परिवर्तनों को समाप्त करना था। 1815 में जो संधि हुई थी जिसको वियना संधि कहते हैं बच्चों, उसका जो कारण था कि नेपोलियन के समय में जो परिवर्तन यूरोप के अंदर हुए थे उनको समाप्त करना था। और इस संधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों को उजागर कीजिए कि क्या इस संधि में नियम बनाए गए थे, वो नियम आपको इसमें लिखने हैं। तो 1815 की वियना संधि का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा युद्धों के दौरान यूरोप में जितने भी परिवर्तन किए गए थे उनको समाप्त करना था। पहला है बच्चों इसका राजशाही की पुनर्स्थापना। फ्रांस के अंदर और कई देशों के अंदर जो पुराने राजवंश थे, जैसे फ्रांस के अंदर बुर्बो राजवंश था, उसको हटा दिया गया था सत्ता से। इस संधि के अनुसार उस राजवंश को दोबारा से फ्रांस में स्थापित कर दिया गया। दूसरा है बच्चों फ्रांस की सीमाएं सीमित की गई। नेपोलियन ने दूसरे देशों पर आक्रमण करके युद्ध करके फ्रांस का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा कर दिया था। तो फ्रांस को 1792 से पहले की जो सीमाएं थी वहां तक ही उसको सीमित कर दिया गया। जो नेपोलियन ने जीत के क्षेत्र फ्रांस के अंदर मिलाए थे उनको हटा दिया गया फ्रांस से। फिर तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका शक्तिशाली राज्यों का निर्माण। फ्रांस के चारों ओर ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिए गए जैसे कि नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इनको बहुत मजबूत कर दिया गया और इनको फ्रांस की सीमाओं पर गठित किया गया ताकि फ्रांस भविष्य में अपनी सीमाएं ना बढ़ा पाए। चौथा है बच्चों जर्मनी का पुनर्गठन। जर्मनी जो बिखरा हुआ था उसको लगभग 39 राज्यों के साथ उसको एक गठित कर दिया गया, संगठित कर दिया गया, जिससे क्या हुआ फ्रांस की शक्ति और भी कमजोर हो गई। फिर रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना। जो रूढ़िवादी सोच रखते थे उस समय में यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर,
उनको महत्व दिया गया, और जो उदारवाद और राष्ट्रवाद की बातें करते थे, एकता की बात करते थे, राष्ट्रहित की बात करते थे, उन सभी को दबा दिया गया। तो ये इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों हम। ये हमारा एक केस आधारित प्रश्न होता है और ये 4 नंबर कैरी करता है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आप अपने केस की स्टडी करें। जब आप स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान में रखें और उसके अनुसार उन लाइनों को अंडरलाइन कर दें। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों कि एज इट इज़ आंसर उतार देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कंटेंट पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है और फिर उन शब्दों को पढ़ के उसके अनुसार अपने आप स्वयं अपने शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। इससे आपका जो उत्तर है वो बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों, और जो चेकर है उसको ये समझ आता है कि बच्चे ने पढ़ा है, टॉपिक को पढ़ा है, समझा है और फिर उत्तर दिया है। आपको एज इट इज़ इसका उत्तर ऐसे का ऐसा लिख देते हैं तो इससे आपको फुल मार्क्स भी नहीं मिलते और आपका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, फिर अपने पूरे पैराग्राफ को रीड करें और फिर अपना उत्तर दें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कृष्णा जी द्वारा अखबार निकालने का मुख्य कारण स्पष्ट कीजिए। तो वो क्यों अखबार निकालना चाहते थे जो कृष्णा जी थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देसी अखबारों और राजनीतिक सभाओं का कार्य किस प्रकार की विपक्ष की भूमिका जैसा है। तीसरा है, 19वीं शताब्दी में अखबारों की लोकप्रियता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो 2 से 3 बार अपने क्वेश्चन पढ़ें और फिर आप अपना केस स्टडी करें। जैसे पूना के कृष्णा जी त्र्यंबक रनाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं जिसमें वे स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों की जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण और इसके अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकीय और जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में भी आमतौर पर दक्कन के खास तौर से जानकारी होंगी। तो वो ऐसा अखबार निकालना चाहते थे जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हों। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कृष्णा जी द्वारा अखबार निकालने का मुख्य कारण स्पष्ट कीजिए। तो कृष्णा जी अखबार क्यों निकालना चाहते थे? क्योंकि वो ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे और जन कल्याण की इच्छा उनके अंदर थी, ताकि लोग पढ़ें, समझें, नई नई चीज़ें सीखें, नया ज्ञान उनके अंदर आए, उनकी जिज्ञासाओं का निवारण हो, जिससे साक्षरता दर बढ़े और लोगों का ज्ञान बढ़े। तो इसलिए वो अखबार निकालना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देसी अखबारों और राजनीतिक सभाओं का कार्य किस प्रकार विपक्ष की भूमिका जैसा होता है। तो विपक्ष भूमिका से हमारा अर्थ है बच्चों कि जैसे सरकार होती है, एक पक्ष सरकार का होता है और दूसरा पक्ष विपक्ष का होता है, जो सरकार की नीतियों में, उनके कानूनों में जो गलतियां होती हैं उनको बताती है। तो इसी तरह से सभाएं होती हैं बच्चों, तो सरकारी नीतियों की आवश्यक समीक्षा करते हैं। जो ये सभाएं होती हैं देशी अखबारों की, राजनीतिक सभाएं, जो लोग एक जगह इकट्ठा बैठ के बातचीत करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं। जैसे सरकार, विपक्ष जो होता है वो सरकार की कमियां बताता है, उसकी समीक्षा करता है, लोगों के लिए क्या सही कानून है, क्या गलत है, उनकी वो चर्चा करता है। तो उसी तरह से ये सभाएं भी करती हैं जो सरकार की नीतियों की, उनके लिए क्या आवश्यक है और क्या उनके हित में है, इन चीज़ों को वो बताते हैं। तो यही काम जो लोकल सभाएं होती हैं वो भी करती हैं। 19वीं शताब्दी में अखबारों की लोकप्रियता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो 19वीं शताब्दी एक ऐसा समय था बच्चों जब ना तो हमारे पास इतने संचार की सुविधाएं होती थी, ना टीवी होता था। तो ऐसे समय में जब ना इंटरनेट था, ना टीवी थी, तो ये अखबार ही थे जो लोगों में जन कल्याण में, जन जन के अंदर देश के प्रति, शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करते थे। और ये जन जागरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण होते थे, जो लोगों को आपस में जोड़ते थे, जहाँ से लोगों को सूचनाएं मिलती थी, लोगों का मनोरंजन होता था। तो ये कारण था जिसमें 19वीं शताब्दी में अखबार इतने लोकप्रिय हुआ करते थे। क्वेश्चन जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो आपका मैप आधारित होता है और वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। आपको मैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जहाँ से मैप आधारित क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये करेंगे हम अगली वीडियो में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।